हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के एक टॉपिक वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड विश्व स्तर पर लड़े जाने वाला सबसे बड़ा युद्ध। मुझे लगता है आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या तो सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन या उससे किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। और इस प्रकार जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको इससे रिलेटेड जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम बात कर रहे हैं विश्व युद्ध, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। आखिर हुआ क्यों ये विश्व युद्ध, और हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम इसे रोक क्यों नहीं पाए, और सेकंड वर्ल्ड वॉर का होने का किस प्रकार से रीजन रहा और किस प्रकार से यूएन गठन हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक रहेगा आज हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम बात करें कि 2 करोड़ लोगों का लगभग यहाँ पर डेथ होती है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में 10 करोड़ लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर जान माल की हानि होती है। आर्थिक मंदी भी इसके, जैसे 1929 और 1930 की जो आर्थिक मंदी आती है वो भी इन्हीं वर्ल्ड वॉर के कारण आती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या रीजन रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। मेरा नाम है मनोज सिंह। आओ बात करते हैं डिटेल से। बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। स्टार्टिंग कब होती है तो बात करें हम 28 जून 1914 को इस ऑस्ट्रेलिया के इन आर्क डी फेंडेंट को और उनकी वाइफ की डेथ कर दी जाती है आतंकवादी समूह के द्वारा। उसके एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया अटैक करते हैं सर्बिया पर। क्यों अटैक करता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मानता है कि ये अटैक सर्बिया ने करवाया था। प्रमुख कारण क्या थे? जर्मनी का एकीकरण। उस टाइम में यूरोप में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है, और जिससे कि फ्रांस और जो इंग्लैंड है वो अपने लिए एक चुनौती मानती हैं कि भाई इनका जो एक्सपेंड, इनका साम्राज्यवाद का विस्तार जो जिस प्रकार से हो रहा है ये हमारे लिए एक प्रकार से आगे जाकर हमारे लिए दिक्कत पैदा करेंगे। इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के साथ जर्मनी एक अलायंस करता है जिसे ड्यूल अलायंस का नाम दिया जाता है। इसके बाद ट्रिपल अलायंस भी करता है जर्मनी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इटली और हंगरी ये भी होते हैं। इसके बाद यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आना, जिससे कि अब प्रत्येक यूरोपियन कंट्रीज अपना उपनिवेश कहां लगाएं, इसकी एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ये भी एक कहीं ना कहीं युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनती है। इंपीरियलिज्म, कंपटीशन का बढ़ना, जैसे मैंने बताया, आर्मी एक्सपेंड करना, बाउंड्री एरियाज, अपनी साम्राज्यवाद को बढ़ाना, बाउंड्री बढ़ाना अपनी कंट्रीज की, और इकोनॉमी को बढ़ाना, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके मेन प्रमुख कारण होंगे। लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम में इस प्रकार की कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था कि इनको कंट्रोल कर सके। और यदि यूरोपियन कंट्रीज की न्यूज एजेंसी की बात करें तो इन्होंने भी प्रत्येक देश की जो न्यूज एजेंसी थी उसने एक दूसरे देशों के खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दिया। ये भी कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक प्रमुख घटना के रूप में जानी जाती है। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया सर्बिया पर अटैक करता है तो इसके साथ 2 पावर, अलग अलग देश 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, और जिसमें एक गुट का नाम होता है मित्र राष्ट्र, मतलब अलाइड पावर्स,
और दूसरे गुट का नाम होता है सेंट्रल पावर मतलब ध्रुवीय राष्ट्र। अलाइड पावर की बात करें तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इटली और रोमानिया जिनकी जीत भी होती है लास्ट में। और सेंट्रल पावर की बात करें इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की, बुल्गारिया और इनके सहयोगी देश भी शामिल होते हैं। इसी के साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम नजर डालें तो 1911 ईस्वी में एंग्लो जर्मन नेवल आर्मी रेस करवाता है। तो यही बात आती है कि आप अपनी आर्मी को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये युद्ध का भी एक कारण है। उसी के साथ 1912 ईस्वी में इंपेरेटरशिप बनाता है जर्मनी। ये उस टाइम का सबसे बड़ा शिप होता है और ये भी युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसी के साथ ही इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया अपना डोमिनेंट स्टेट्स का विस्तार करते हैं किसमें, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। जैसे कि ब्रिटेन हमारी कंट्री में भी आते हैं, भारत में भी, और एक उपनिवेश उनके लिए एक अच्छा उपनिवेश भारत होता है कच्चे माल के लिए और लेबर के लिए, इस प्रकार से, क्योंकि ये सभी रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ से लेके जाते हैं और वहां अपने मार्केट में कंप्लीट प्रोडक्ट के रूप में बेचते हैं। और 85% टोटल इकोनॉमी का ये वहां पर एक्सपेंड करते हैं किसमें, आर्म्स पर, मतलब युद्ध के हथियार वगैरह पर, अस्त्र शस्त्र पर, इस प्रकार से यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं। और एंडिंग कैसे होती है, जब ये अलाइड पावर और सेंट्रल पावर आपस में लड़ाई करते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जन्म होता है, तो अब जर्मनी है वो पूरी तरह से हार जाती है, आत्मसमर्पण कर देता है यहाँ पे जर्मनी, और जो एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है ताकि आगे से इस प्रकार की कोई भयानक विश्व युद्ध न हो दोबारा से, तो एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। इसमें टोटल वैसे 27 कंट्रीज को बुलाते हैं, लेकिन होते हैं लगभग 32 कंट्रीज, और लेकिन इनमें 5 कंट्री जो होते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इनको नहीं बुलाते वो, क्योंकि ये हारे होते हैं और जर्मनी पर एक बहुत भारी जुर्माना सौंपते हैं, ये बहुत भारी जुर्माना लगाते हैं ताकि ये उभर ना पाए और इस प्रकार की जो युद्ध की विनाशकारी युद्ध फिर इस प्रकार से ना हो। इसमें जर्मनी के जो बॉर्डर है उसको दोबारा से बनाया जाता है, इसकी जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, इसकी जो आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसको भी 5 साल के लिए लगभग ये बोलते हैं कि 5 साल आप 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख पाओगे इसमें। और इसी के जब इस प्रकार की जो जर्मनी के ऊपर मैं कहता हूं कि एक प्रकार से बेइज्जती करते हैं जर्मनी की, और जर्मनी इस अपमान को सह नहीं पाते और कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज यही बो दिया जाता है, जो आगे चलकर हम देखते हैं हिटलर के नाजीवाद संगठन वगैरह के बारे में। बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो स्टार्टिंग कब हुआ और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट क्या थे, मेन रीजन क्या है, एंडिंग किस प्रकार से होती है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था कि आपको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो उसका एक मेन रीजन था वर्साई की अपमानजनक संधि। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडिंग होती है तो जर्मनी पर बहुत ज्यादा फाइन लगाया जाता है और उसकी सैनिक शक्तियां हैं उसको भी कंट्रोल कर दिया जाता है, साथ में उसकी बाउंड्री लाइन फिर से दोबारा बनाई जाती हैं। स्टार्टिंग कब से होती है इसके बारे में बात करते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 टू 1945 में। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज भाग लेती हैं, तो लगभग 70 कंट्रीज इसमें भाग लेती हैं और 10 करोड़ लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ होती है। और मेन रीजन की बात करें तो अब हम वर्साई की अपमानजनक संधि, जैसा कि जर्मनी के लोग इस अपमान को सह नहीं पा रहे थे और मित्र राष्ट्र के खिलाफ इनमें क्रूर घृणा हम कह सकते हैं वो इनके खिलाफ थी। इसमें जो अलायंस करते हैं जर्मनी, ये ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है, और जिसमें जर्मनी, जापान और इटली होता है, और इसको बाद में एक्सिस नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ध्रुवीय राष्ट्र भी हम कह सकते हैं।
और जो अलाइड पावर पहले से ही थी मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसएसआर और अमेरिका और इनके और भी सहयोगी देश भी शामिल थे। अब हम बात करें इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 1932 में जेनेवा आर्मामेंट होता है और एक कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। इसी के बीच फ्रांस एक जैसे कि साम्राज्यवादी विस्तार, अब ये यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिलता है। तो जो फ्रांस होता है वो मैग्नेट लाइन का बनाता है अपनी बाउंड्री पर, जर्मन बॉर्डर पर बनाता है, ताकि जर्मनी का आक्रमण से बचा जा सके। और इसी प्रकार जो जर्मनी होती है वो सीज फायर लाइन वेस्टर्न साइड में बनाती है, ताकि उस प्रकार को किसी भी आक्रमण का खतरा ना हो। 1932, 1929 एंड 30 में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जिससे पूरे विश्व पर आर्थिक मंदी की मार पड़ती है। इसी के बीच जो जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी अलग अलग अपना एक संगठन बनाते हैं, जिसमें हिटलर के संगठन का नाम दिया जाए तो हम नाजीवाद बोलेंगे, और मुसोलिनी का बात करेंगे तो हम इसको फासीवाद। इनके अलग अलग संगठन बनाते हैं, और ये जो लीग ऑफ नेशन होता है इनकी सदस्यता वो त्याग देते हैं, और उस लीग ऑफ नेशन की जो भी धाराएं होती हैं, जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं और अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, अपनी आर्मी का विस्तार करने में और अपने हथियार वगैरह डेवलपमेंट करने में लग जाते हैं। अब जैसे ये दोनों ट्रिपल अलायंस जैसे कि एक्सिस नेशंस और अलाइड पावर अब लड़ते हैं, तो अप्रैल 1939 में हिटलर पोलैंड को टोजिंग फोर्ट और पुलिस कॉरिडोर जर्मनी को सौंपने के लिए बोलता है, लेकिन जर्मनी इससे मना कर देता है, जिसे हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करता है 1 सितंबर 1939 को। जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण करता है तो पोलैंड के साथ 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस उसके साथ आ जाते हैं। इसके बाद 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी नॉर्वे और डेनमार्क पर और साथ ही साथ हम बोले तो फ्रांस पर भी लास्ट में कब्जा कर लेता है, और 1941 ईस्वी में आते आते सेकंड वर्ल्ड वॉर जो विश्व युद्ध है वो ईस्ट एशिया भी इसके चपेट में आ जाता है, और जापान 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल कमांड पर आक्रमण करता है, जिससे अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हो जाता है, और जिसकी घटना एक बहुत ही भयंकर घटना, न्यूक्लियर बम का यूज करते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी में। उसका इतनी भयानक घटना होती है जो जिसका परिणाम आज भी हमें देखने को मिलता है। उसकी महामारी, उसकी एक प्रकार से पैरालाइज वगैरह बॉडी आज भी देखने को मिलती है। इसके बाद 7 मई 1949 को हिटलर सरेंडर कर देता है, क्योंकि मित्र राष्ट्र जो होते हैं उसमें अमेरिका आता है और इसका पूरा का पूरा पासा चेंज हो जाता है। और हिटलर के सरेंडर करने के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, जिसमें अब हमें जरूरत पड़ती है कि इस प्रकार का कोई विध्वंसकारी युद्ध फिर से ना हो। हम बोलेंगे कि ये एक विश्व इतिहास की एक युगांतर अंत की एक शुरुआत एक प्रकार से की गई थी। यहाँ पे बात करते हैं इसके एंडिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है हमें, ताकि आगे किसी भी प्रकार का इतने बड़े स्तर पर कोई विश्व युद्ध न हो, जिसके लिए 51 देशों के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएन की स्थापना की जाती है, जो एक बहुत विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम कर रही है। और देखते रहिए आप इसी प्रकार के जीएस क्लासेस। धन्यवाद।